माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैं मेरी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि ये हजारों की तादाद और ये भीड़ ने तय कर दिया है कि आने वाले समय अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार सातवीं बार। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आप सभी जानते हैं कांग्रेस का इतिहास, और आज बड़ी तादाद और जोश से यह तय कर दिया है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और आपके जुनून से वापस माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनना तय। आज लोग बातें करते हैं कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस का इतिहास किसी से छिपा हुआ नहीं। कांग्रेस ने खून देकर राज किया है और भारतीय जनता पार्टी ने खून लेकर राज किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास में विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने विवाद में विश्वास किया है। आज महंगाई, एक नारा जब आप सुनते थे, बहुत थई महंगाई नी मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत थई पेट्रोल डीजल नी मार, अब की बार मोदी सरकार। कहां गए उनके नारे जब माननीय मनमोहन सिंह जी के 140 रुपया डॉलर कच्चा तेल के भाव थे और 50-55 रुपये डीजल की रेट थी, और एक तरफ ये कहते हैं कि ये सरकारों के हाथ में नहीं है, एसपीसीएल अलग है। तो जब चुनाव आते हैं तब रोक दी जाती है, और चुनाव के दूसरे दिन आज 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर हो गए। अपन घोर निंदा करते हैं कि जनता के साथ जो घिनौना अपराध किया है, वो स्मृति ईरानी थोड़ी 1 रुपया बढ़ने पर गैस का बाटला लेके सड़कों पे उतर जाते थे। आज वो 2014 के भाषण और नारे आज जनता समझ चुकी है कि ये झूठे। और आज कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदुस्तान में इमारतें खड़ी की, जो संस्थाएं खड़ी की, आज ये बेचने का काम करते हैं। एक तरफ महंगाई की मार, एक बंदरगाह नहीं बनाया, एक हवाई अड्डा नहीं बनाया, एक रेलवे नई शुरू नहीं की, और तमाम जो संस्था है, हमारे दो के सिवा इनके पास में कुछ नहीं है। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है, ऐसा बजट भूतों ने भविष्य न किसी ने किया, न कोई माई का लाल कर सकता है। चाहे कर्मचारी में खुशी है, किसान में खुशी है, और तमाम वर्ग में, चाहे युवा हो, 10 लाख का इलाज, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, कर्मचारियों की पेंशन, और गरीब के लिए बिजली फ्री, तमाम कई बातें हैं। लेकिन आज महंगाई के खिलाफ माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जोश है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस जोश में पूरे बाड़मेर की सातों की सातें आपके नेतृत्व में जीतेगी, और अब की बार कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी अब की बार। इसलिए वक्ता ज्यादा है, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। केंद्र की बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आयोजित इस आक्रोश रैली और राजस्थान का ऐतिहासिक बजट देने के बाद प्रथम बार बाड़मेर में पधारने पर जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मारवाड़ की यह परंपरा रही है कि हमारे मोतियों से महंगे मेहमानों का हम स्वागत दिलोजान से करते हैं। स्वागत की कड़ी को प्रारंभ करते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के सापा सम्मान के लिए मैं बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक और राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब से निवेदन करूंगा कि आप सापा पहनाकर हमारे जननायक श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का स्वागत एवं अभिनंदन करावे। माला के लिए जिला प्रमुख श्रीमान महेंद्र जी चौधरी साहब और ओढ़ने के लिए हमारे युवा लोकप्रिय
जिलाध्यक्ष श्रीमान फतेह खान जी ओडानी ओढ़ाकर मुख्यमंत्री साहब का स्वागत एवं अभिनंदन करावे। हमारे बीच में मौजूद वरिष्ठ मंत्री श्रीमान हेमाराम जी चौधरी और मंत्री श्रीमान हरिजी चौधरी, श्रीमान अमीन खान जी, सुखराम जी बिश्नोई, तमाम नेतागण विधायकगण के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा जिला प्रमुख श्रीमान महेंद्र जी चौधरी और जिलाध्यक्ष श्रीमान फतेह खान जी आज सभी मेहमानों का माला और साफा पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन करावे। मैं स्वागत अभिनंदन स्पीच के लिए श्रीमान मेवाराम जी जैन अध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब। अशोक गहलोत राजस्थान के जन जन के प्रिय मलानी के गांधी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, हमारे पूर्व मंत्री और एआईसीसी सेक्रेटरी आदरणीय हरीश जी चौधरी साहब, हमारे पूर्व मंत्री और हमारे सीनियर नेता आदरणीय अमीन खान साहब, पचपदरा विधायक मदन जी प्रजापत साहब, जैसलमेर विधायक रूपाराम जी, जिला प्रमुख महेंद्र जी, जिला अध्यक्ष फतेह खान जी, यहाँ मंच पर विराजमान सुनील जी परियार साहब, गोपाराम जी, सब पंकज प्रताप सिंह, सभी प्रधान साहबान, सभी यहाँ विराजमान मंच पर सभी अतिथिगण, पंडाल में सभी पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, प्रधानगण, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच साहब, नगर पार्षद, सभी मेरे पिता तले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, सभी यहाँ पधारे हुए सभी कर्मचारी गण, मीडिया साथियों, आप सबकी ओर से माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का बाड़मेर में पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं आपकी तरफ से। और शानदार जिस तरह से राजस्थान का बजट दिया है और जो महंगाई की रैली, जो महंगाई के विरुद्ध जगह जगह ये रैलियां हो रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करना है कि किस तरह से महंगाई की मार हम झेल रहे हैं और हम अभिनंदन कर रहे हैं कि राजस्थान का जो बजट है शानदार ऐतिहासिक बजट, ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा होगा कि जिसको इसमें लाभ नहीं मिला हो। और बाड़मेर के लिए तो जो मंगा वो दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। सभी आज 2 घंटे से साहब के स्वागत के इंतजार में सभी अपने यहां इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको आप सुनने के लिए उतारी भी हो, और ज्यादा मैं समय खराब नहीं करूंगा। और जिस तरह से बाड़मेर के अंदर आपने चाहे चिकित्सा में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी देने की बात करो, नर्सिंग कॉलेज की बात करो, सीएससी हो, चेंज योजना हो, शिक्षा के अंदर जिस तरह से एक साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है राजस्थान में, ऐसा पहला ऐतिहासिक कदम आपने उठाया हो। अंग्रेजी मीडियम के अंदर जिस तरह से नवाचार कर और शुरुआत की हो, और जिस तरह से बाड़मेर में कृषि महाविद्यालय हो, चाहे गरीबों को बिजली फ्री करने की बात हो, पेंशन योजना जो अभी कर्मचारी जिस तरह से
सीएम साहब का जिस तरह से स्वागत कर रहे थे, राजस्थान पूरे में जिस तरह से जिस उत्साह के साथ जो ये स्वागत कर रहे थे, इनके लिए भी मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से बाड़मेर के अंदर आपने घर घर पानी के लिए जो राशि स्वीकृत कर दी, बिजली के लिए स्वीकृत कर दी, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, इनके लिए 20% आपने पेंशन उसकी तनख्वाह बढ़ाने की बात हो, शहर में सीवरेज की बात हो, और विधानसभा में सड़कें देने की बात हो, शहर के विकास की बात हो, शहर के अंदर जो कच्ची बस्ती में और जो कृषि भूमि के अंदर जो बैठे थे उसके लिए स्पेशल विधेयक पास करके और उनको पट्टे देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। इसके लिए आप सभी की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। अन्य भी बाड़मेर के अंदर जिस तरह से सौगातें दी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 31 तारीख को एक जो यहाँ मेडिकल हेल्थ के अंदर CHA और UTB वाले और कई ऐसे कर्मचारी थे जिनके लिए उन्होंने आपकी सेवा, उनकी आपने सेवा समाप्त की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्वालिफाइड है, और आपसे 7,000 ही ले रहे हैं, कोई ज्यादा आप पैसे भी नहीं दे रहे हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सबको सौगातें दी है, जो मांगा उसको जो दिया है, तो कम से कम इनको वापस आप वापस CHA और जो भी संविदा कर्मचारी है उनकी आप मांगे पूरी करो। ये हमेशा आपको दुआ देंगे, ये आपके साथ हमेशा आपके साथ रहेंगे, सरकार का साथ देंगे। आप मेहरबानी करके और इनका सहयोग करें। मैं अंत में आप सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बाड़मेर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप मांगते थक जाओगे, मैं आपको विकास के लिए, आपकी जनता के लिए जो आप मांगोगे वो मैं देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कोविड सहायकों का समय बढ़ाने का मैं भी निवेदन करता हूं, आप हाथ खड़ा करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब ने अपने उद्बोधन में राजस्थान सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को बताया। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्रीमान अमीन खान जी से कि बता रहे हैं और अपनी बात हमारे बीच में रखे। श्रीमान अमीन खान जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, हमारे स्थानीय मंत्री चौधरी हेमाराम जी, हरीश चौधरी साहब, बाड़मेर के एमएलए मेवाराम जी, जैसलमेर के एमएलए रूपाराम जी, मदन प्रताप जी, जिला प्रमुख साहब, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी और सभी मंच पे विराजे हुए हमारे साथियों और इस महंगाई के विरोध में आए हुए सभी भाइयों और बहनों, अशोक गहलोत किसी से अनजान नहीं है। अशोक गहलोत एक ईमानदार, सादगी पसंद, गांधीवादी नेता है और ये राजस्थान का तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है। आज हिंदुस्तान में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, उस दरमियान में भी अशोक गहलोत राजस्थान की हुकूमत बखूबी ताकत से चला रहे हैं और राजस्थान के गरीब को हर तरह की मदद दे रहे हैं। इस साल बजट पेश किया विधानसभा में, आप पर एक पैसा भी टैक्स वसूल नहीं हो रहा है और जितनी भी रियायतें दी है वो किसी भी विषय में कोई कमी नहीं छोड़ी है। 50 यूनिट बिजली को फ्री कर देना, सबसे ज्यादा आज के जमाने में आदमी बर्बाद होता है, अपनी जमीन भी बेच देता है
और आखिर खत्म भी होता है, वो है बीमारी का इलाज। चिरंजीवी योजना का पहले इन्होंने 5 लाख की व्यवस्था की थी, अभी इन्होंने 10 लाख रुपया की व्यवस्था की है। मेरे ख्याल में दुनिया में किसी स्टेट में इतना बड़ा पैसा गरीब आदमी को नहीं मिलेगा। और इतने रुपये राज्य के मिलने से अगर किसी की मौत है वो तो रहेगा नहीं, लेकिन गरीब इंसान आराम से बच जाएगा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत रहमी दिल का एक फैसला है। बच्चे बच्चे को राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं दूसरे के काम में कमी निकालना आसान है, खुद को काम करना आसान नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया, ये हाथ मोड़ देते हैं। कांग्रेस ने इस देश में 10 हाथ पिछौड़ी का कपड़ा लेने के लिए परगना के हाकिम से परमिट लेना पड़ता था, तब 10 हाथ पिछौड़ी मिलती थी। आज हिंदुस्तान का कपड़ा बड़ी बड़ी देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। सीमेंट कहीं धोबे भरे नहीं मिलता तो मरने पड़ने दिन छोटी टांकली में पानी की जरूरत होती तो औरतों से चूल्हे की बानी छानने से छान करके उसकी टांकली बनाई जाती थी। आज करोड़ों कट्टे आ रहे हैं, गाड़ियां की गाड़ियां आ रही है, रेलें भर की आ रही है। क्या ये मामूली तरक्की है? यहां सुई नहीं बनती थी, उस जगह लड़ाकू हवाई जहाज अमेरिका और चाइना के मुकाबले में तैयार है। इससे ज्यादा कांग्रेस आपकी क्या तरक्की करे? मेरा कहने का मतलब है जो कुछ कांग्रेस ने आज तक किया है, किसी दुखदाई आदमी, बड़े आमदनी वाले आदमी का नुकसान जरूर किया है, लेकिन गरीब आदमी का नुकसान कांग्रेस ने कभी नहीं किया है। जागीरदारों की जागीरी खत्म की सन 1951 के रिजर्वेशन एक्ट के तहत। बहुत बड़े जमींदारों का शीलिंग एक्ट के तहत जमीन ली गई और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को फ्री में बांटी गई। आज वो भी कहते हैं कि क्या किया। मेरा कहने का मतलब है हर इंसान को अपने ईमान और धर्म पे चलना चाहिए और ईमानदारी और विवेक से फैसला करना चाहिए। किसी के बहकावे में या किसी की सौगात में नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस ने गरीबों के हक में हमेशा इंसाफ किया। इस अशोक गहलोत ने भी आज एक ऑर्डर में जितनी भी पंचायतें थी 8वीं स्कूल वाली सेकेंडरी हो गई, सेकेंडरी को हायर सेकेंडरी कर दी। फिर भी कमी रहती है तो कोई कूदेगा, लेकिन इतना बड़ा फैसला करना आसान नहीं है। अशोक गहलोत ने अपने को बहुत दिया है और ईमानदारी से सलूक और शासन चला रहा है, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके काम को हमेशा याद रखो। 23 में कांग्रेस की सरकार बनाओ, 24 में ये मोदी को रवाना करो। जय हिंद। मेरा निवेदन वरिष्ठ नेता वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब से कि पधारे और जन समूह को संबोधित करे। श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परमादरणीय अशोक जी गहलोत साहब, पूर्व मंत्री एवं पंजाब के प्रभारी हरीश जी चौधरी, पूर्व मंत्री अमीन खान जी, बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक मेवाराम जी जैन साहब, पचपदरा विधायक मदन जी प्रतापक, जैसलमेर विधायक रूपाराम जी धंधे साहब, प्रमुख साहब बाड़मेर महेंद्र जी चौधरी,
सुनील जी परियार साहब, जिला अध्यक्ष फतेह खां जी, पूर्व विधायक गोपाराम जी, वकील साहब धनराज जी एवं उपस्थित अन्य सभी प्रधान साहिबान, मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के नेतागण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों एवं सभी जनप्रतिनिधिगण, माताओं, बहनों, आज बाड़मेर में महंगाई के विरोध में ये जो सभा का आयोजन किया गया है, इसमें मुख्यमंत्री जी पधारे। मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ पधारने पर बाड़मेर जिले की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान में अशोक जी गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और इस बार के कार्यकाल में के समय 4 बजट इन्होंने पेश किए हैं। एक बजट अभी भी पेश होना बाकी है। इन 4 बजटों में जो घोषणाएं की, जो धरातल पर काम हुए, इस साल के बजट 1 अप्रैल से लागू हुआ और बजट में जो इन्होंने घोषणाएं की, उनके आदेश 1 अप्रैल से पहले ही निकलने शुरू हो गए। ये जो जितनी भी राजस्थान में सेकेंडरी स्कूलें थी, उनके सीनियर सेकेंडरी की घोषणा बजट में की थी और उनके आदेश मार्च में ही निकल गए। इतनी तत्परता से इस साल के बजट की जो भी घोषणा है उस पर काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से समय पर जितने भी इस साल बजट में घोषणाएं हैं वो पूरी होगी। उन सारी घोषणाओं या इन 4 सालों में जो भी विकास के कामकाज हुए, उन सब के बारे में बताने लगे तो घंटों की जरूरत चाहिए। तो काम में तो कोई कमी है नहीं, उसके बावजूद भी अगर आप लोग विचार नहीं करें आने वाले चुनाव में, तो काम के बदले ही तो वोट मांगते हैं और काम से ही अगर वोट नहीं मिले तो दूसरा तो वोट लेने का और कोई तरीका मेरे तो समझ में नहीं आता, ना मेरे ख्याल से और किसी के समझ में आता। तो काम में तो कमी नहीं है, फिर भी अगर, क्योंकि पूर्व में भी जब ये मुख्यमंत्री थे 2 बार, उस समय भी काम में तो कोई कमी नहीं रही थी। अकाल पड़ा था और गेहूं की बोरियां लोगों के घरों में पड़ी थी। जमाना में जितना अनाज नहीं होता था, इतना अनाज उस समय लोगों को अकाल रात के कामों पे मिला था। मैं लोगों के घरों में जाता था, बोरियां पड़ी, में काय की बोरियां, कि ये तो गेहूं की फेमिन पे मिली, और वोटों का टाइम आया तो पता नहीं क्या हुआ, समझ में ही नहीं आया। तो ऐसा नहीं हो, थोड़ा विचार करने की जरूरत है। कहने को बहुत बातें हैं, अभी मेरा अब सामने जो CHA और दूसरों की जो भी बातें कही है उसका मैं भी समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी अवश्य उस पर गौर करेंगे और उनके हक में फैसला करेंगे। कोई भी आप लोगों की समस्या है, चाहे विकास की है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा स्वास्थ्य है, तो सड़क है, इनकी बात हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखते हैं। मुख्यमंत्री ने बहुत, हर शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सब पे खूब काम किया है, कोई कमी नहीं। जितना अपन कहें उतना तो संभव नहीं। अभी मैं 10-10 करोड़ रुपए एक विधानसभा क्षेत्र में दिए और उसके अलावा भी बजट में हमारे को बहुत सड़कें दी। अब गांव में जाते हैं तो लोग कहते साहब हमारे डामर की सड़क होना चाहिए, हमारे डामर से। मैं अभी 3-4 दिन विधानसभा क्षेत्र में ही था। अब डामर की सड़क से नीचे तो बात ही नहीं करते। मैंने कहा भाई ग्रेवल की सड़क बना दे नरेगा में, तो कहे नहीं साहब ग्रेवल की नहीं, काली सड़क चाहिए हमको। तो अब सब तो डामर की सड़कें नहीं बन सकती, जितनी मांग है उतनी तो सड़कें नहीं बन सकती। हालांकि स्कूल है तो जो सेकेंडरी थी वो सारी की सारी कर दिए, मांग थी या नहीं थी वो भी हो गई। इसी तरह से अब जैसे प्राइमरी स्कूल है उनको मिडिल की मांग आ रही है, मिडिल है उनको सेकेंडरी की है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि भी जो काम रह गए इस साल के बजट में,
जो 22-23 का बजट पेश होगा उसमें उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने उस पर पूरा ध्यान दिया। हमने जो भी बातें कही उस पर गौर किया और उसकी घोषणा की। 4 बजट पेश हुए, 1 बजट अभी भी बाकी है। अगला बजट वो इससे भी शानदार होगा। ये जो बजट पेश हुआ है इससे शानदार होगा। तो आपके जो कामकाज बाकी रह गए हैं वो अगले साल के बजट में हो जाएंगे। इसलिए आपको निराश होने की जरूरत का है। पर फिर भी इतना सब कुछ करने में कोई तो काम बाकी रह जाएगा। अब जितने काम हो गए वो तो आप भूलते जाओ, जो बाकी रहा है उसको आप पकड़ के बैठ जाओ। तो ये भी बात ठीक नहीं है। सारे काम कर दो। मैं कल उधर उद्घाटन वगैरह था तो कुछ लोग कमी खामी निकालने वाले ही हैं। ठीक है, कमी खामी निकालने वाले भी हैं। तो मैंने कहा कमी खामी निकालनी हो तो कोई भी किसी में निकाल सकते हो आप। अगर किसी के आगे आप गर्दन भी काट के रख दो तो वो कहते हैं कि गर्दन तो तुमने काट दी, ये तो खैर बात कर दी, पर लेकिन ये टेढ़ी काट दी। अब अगले ने गर्दन काट के रख दी, वो टेढ़ी कट गई। अब कटने में थोड़ी बहुत एक आध सूद का फर्क रह सकता है, टेढ़ी हो सकती है, उसके बाद भी ओढ़ूंगा तो उसका तो कोई इलाज नहीं। तो इस प्रकार आज आप लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको 1 रुपये किलो क्यों मिल रहे हैं? 1 रुपये किलो में आता क्या है? एक बीड़ी बंडल है उसके कितने पैसे लगते हैं? एक चाय के कप के कितने पैसे लगते हैं? और 1 रुपये किलो में क्यों मिल रहा है? ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी ने केंद्र में कानून बनाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, तब जाकर के ये मिल रहा है। पहले अकाल पड़ा था, क्या स्थिति मुझे पता है। मैंने खुद ने ज्वार की रोटी खाई, अमेरिका से ज्वार मंगाई, यहां था कहां अनाज अपने देश में, रोटी खाई हुई मेरे खुद के। तो एक वो भी वक्त था और एक आज है। इतना कुछ हो रहा है, फिर भी थोड़ी थोड़ी बात में भी अगर आप मान लो उसको ही ग्रहण करोगे, जो अच्छा हुआ उसको देखो नहीं, और कोई कमी कहीं कोई रह गई काम करेगा उसमें कहीं छोटी मोटी कमी भी रह सकती है, उसी को पकड़ के बैठ करके अगर जाओगे तो कोई काम। फूड सिक्योरिटी एक्ट में पहले जितना लोगों को 1 रुपये किलो का जितनी तादाद में संख्या में गेहूं मिल रहा था उसमें से कई नाम काट दिए। शुरुआत में योजना लागू हुई, उसमें कुछ संपन्न लोगों के भी नाम आ गए, कुछ कर्मचारियों तक के भी आ गए, उन सब के नाम काट दिए। तो जितने नाम कटे हैं उतने नाम ही वापस जोड़ने का अगर केंद्र सरकार अनुमति दे तो आज इतने लोगों को गेहूं मिल सकता है। कितने लाख लोग हैं, 15-16 लाख बताइए, ज्यादा एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे को मालूम नहीं, पर मतलब उनको गेहूं मिल सकता है। नए नहीं दे तो जितने हमारा जो कोटा था उतने ही अलग नहीं करे केंद्र सरकार। लोग हम जाते हैं गांव बेचारे, वास्तव में बात भी सही है, कुछ वास्तव में बहुत ही गरीब लोग हैं जो रह गए थे कोरोना के टाइम में, कहीं काम धंधे थे नहीं, बंद हो गए। तो मुख्यमंत्री जी ने भी गेहूं की व्यवस्था की और एमएलए को भी एमएलए कोटे से देने का कहा। तो हमने एमएलए कोटे से भी आप लोगों को गेहूं दिए, करोड़ों रुपए के गेहूं बांटे, सबको बांटे जो बाकी रह गए। तो फिर कहने का मतलब फिर काम की कमी कहां रही? और फिर भी अगर कमी मानने वाले माने तो उसका तो कोई इलाज नहीं। तो इसलिए एक बात मैं भी निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से। आप पिछली बार मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर भी पधारे थे। ये हमारे यहाँ वैसे तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा ये बाड़मेर जिला आज तेल यहाँ मिला है, गैस यहाँ मिला है, कोल यहाँ मिला है, सारी रिफाइनरियां आपकी मेहरबानी से लग रही है, जल्दी शुरू होने की उम्मीद है, हो जाएगी आपके प्रयासों से। इतना सब कुछ हो रहा है, बहुत कंपनियां आ गई है और बहुत काम हो रहा है। पर ये जो कंपनी के लोग हैं, ये केर्न और ये रिफाइनरी वाले, पहले केर्न थी अब उसको वेदांता ने टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया है। ये रिफाइनरी वाले और ये वेदांता वाले यहां के लोगों को रोजगार नहीं लगाते, सब बाहर के लोगों को रोजगार देते हैं। हम तो प्रयास कर करके अब थक चुके हैं और ये जरा सी भी परवाह नहीं करते हैं। या तो मुख्यमंत्री जी आप इनको समझाओ, नहीं तो फिर हमारे को छुट्टी दे दो, हम अपना आप इनसे निपट लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ के लोगों को यही रोजगार का है, अवसर है और उनको अवसर। आज यहाँ हम बीटेक करवा रहे हैं पेट्रोकेमिकल में, पेट्रोकेमिकल में हमारे यहाँ एक आध आदमी कोई किया हुआ है, उसको भी 3 साल प्रयास करते लेकिन एक भी आदमी नहीं लगा रहे। तो ये बात अच्छी नहीं लगी। जो मैंने हो सकता है ये कंपनी वाले
तो क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं बाहर वालों के और बाहर के लगे हुए हैं सब। तो मुख्यमंत्री जी आपके हस्तक से भी ये मानेंगे, हमारे से तो ये मानने वाले हैं। हमने प्रयास खूब किया, बीच में थोड़ा कुछ किया, झूठे सच्चे आश्वासन दे देते पर वास्तव में लगाते नहीं, और नहीं तो फिर हमको भी इनके खिलाफ मैदान में उतरना पड़ेगा, फिर अच्छा नहीं होगा। ये बहुत कंपनी वाले हमारे यहाँ के लोगों के साथ अन्याय करते हैं, पर्यावरण दूषित करते हैं लोगों का, और लोगों को रोजगार नहीं लगाते हैं। ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। एक बार फिर अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी अपने कामकाज बाकी है, आपके जो अगुआ है, जनप्रतिनिधि है, दूसरे लोग हैं, संगठन के हैं, चुने हुए हैं, उनको आप बताएं, वो मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री जी अवश्य उस पर गौर करेंगे। पूरे ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए कितनी अच्छी स्कीम है? कर्मचारी झूम रहे हैं, पर ये झूम रहे हो ना, पर 2023 दिसंबर भी ध्यान रखना है। आज आज तो झूम रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप भी खुश हो, मुख्यमंत्री जी खुश है, हम भी खुश हैं, पर यह खुशी दिसंबर 2023 तक बरकरार रहनी चाहिए। धन्यवाद। मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री एआईसीसी प्रभारी श्रीमान हरि जी चौधरी साहब को पधारे और अपनी बात हमारे बीच में रखे। श्रीमान हरि जी चौधरी साहब। महंगाई के खिलाफ आज के इस आयोजन में मंच पर विराजे हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का मैं सबसे पहले तो बाड़मेर जिले में आने के लिए स्वागत करता हूं। हमारे आदर्श हेमाराम जी चौधरी साहब मंत्री जी, पूर्व मंत्री अमीन खान साहब, मेवाराम जी जैन साहब, मदन प्रजापत जी, जिला अध्यक्ष फतेह खान जी, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी जी, पूर्व विधायक गोपाराम जी मेघवाल, सम्मानित मंच, प्रांगण में विराजे हुए बुजुर्गणों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, आज का आयोजन वैसे तो महंगाई के खिलाफ है, जो केंद्र सरकार की नीतियां और निर्णय के कारण महंगाई पूरे देश के अंदर 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें करी। 15-15 लाख रुपए काला धन वापस लाना, नौजवान को रोजगार, किसान की आमदनी दुगनी, तमाम क्षेत्र के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी बातें करी। पर 2014 से आज तक का जो सफर कोई भी वर्ग को राहत पहुंचाने की जगह पीछे धकेला गया। डीजल के अंदर जो एक्साइज 2014 के वक्त लगती थी उससे 500% से ज्यादा बढ़ा दी गई, और एक्साइज के साथ साथ जो एडिशनल एक्साइज और सेस की व्यवस्था करी, जिसे राजस्थान और देश के तमाम प्रदेशों को जो हिस्सा मिलता था टैक्स का, वो भी हम लोगों से ले लिया गया। गैस सिलेंडर की क्या स्थिति, डीएपी की क्या स्थिति, जो खाद है, आमदनी दुगनी की जगह किसान की जो लागत थी वो जरूर 2014 के बाद दुगनी हो गई। और तो और दवाइयों के संदर्भ में जो पिछले दिनों के अंदर निर्णय लिया, एक तरफ तो राजस्थान की सरकार राजस्थान के हर नागरिक को फ्री इलाज, फ्री दवाई, फ्री जांच का निर्णय ले रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार 18% जो दवाई है उसको महंगी कर ये सोच कर राजस्थान सरकार के जो आज्ञावान अशोक गहलोत जी की सोच है और केंद्र सरकार के जो आज्ञावान है नरेंद्र मोदी जी की सोच, ये राहत पहुंचाने वाली सोच और वो बोझ बढ़ाने वाली सोच। तमाम क्षेत्र के अंदर महंगाई के माध्यम से देश को पीछे धकेला जा रहा है। पिछले एक वर्ष के अंदर 84% इस देश के नागरिकों की आमदनी घटी और वादा क्या किया था? आमदनी दुगनी करने का वादा क्या किया था? रोजगार बढ़ाने का। हर क्षेत्र के अंदर जो इस देश के अंदर चीजें हो रही है,
निर्णय किसको लेना? निर्णय देश के नागरिकों को लेना। मैं बाड़मेर के संदर्भ में इस प्रांगण में बैठे हुए हजारों की संख्या में लोगों के माध्यम से बाड़मेर के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, ये निर्णय आपको लेना है। एक तरफ बाड़मेर को पीछे धकेलने वाले लोग, वो पार्टी, हर क्षेत्र के अंदर आप देख लो, रिफाइनरी के संदर्भ में जो पिछले 5 वर्ष की वसुंधरा राजे की सरकार, जो नामुमकिन लग रहा था कि राजस्थान के अंदर, बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी लग सकती है, आर्थिक तौर के ऊपर उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर भी वो आर्थिक तौर पर वायबल नहीं थी, उसके बावजूद राजस्थान के अंदर रिफाइनरी का निर्णय किया गया। उस रिफाइनरी को आगे बढ़ाने की जगह उन्होंने विवाद किया, क्योंकि उनकी विचारधारा के अंदर घृणा, नफरत और विवाद है। विवाद का आधार क्या? जमीन हमारी, तेल हमारा, पानी हमारा, तो हिस्सेदारी क्या? उस रिफाइनरी को 5 साल देरी करके उस रिफाइनरी की लागत बढ़ाने के अलावा और राजस्थान के ऊपर बोझ के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अशोक गहलोत जी, सबसे ऐतिहासिक अगर आपका कोई कार्य बाड़मेर जिले के अंदर था, वो बाड़मेर जिले के अंदर पानी, पीने के पानी का है। हम लोगों के पूर्वजों ने कभी कल्पना नहीं करी थी बाड़मेर के अंदर हिमालय का पानी भी आ सकता है। पिछले दफे आप मुख्यमंत्री जी थे तो बाड़मेर के अंदर मोहनगढ़ बाड़मेर की स्कीम के माध्यम से बाड़मेर जिले के अंदर पानी लेकर आए। 5 साल तक वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जो स्कीमें सैंक्शन थी, वो स्कीमें, सैंक्शन स्कीम के अंदर कार्य आगे बढ़ाने की तो अलग बात है। अशोक गहलोत जी 2-3 स्कीम उन्होंने रद्द कर दी। अमीन खान साहब आपके क्षेत्र के अंदर और चौटन के अंदर वो तमाम स्कीमें जो बंद पड़ी हुई थी, रद्द की हुई थी, वो तमाम स्कीमें पिछले 3 वर्षों के अंदर वापस स्वीकृत कराकर वो स्कीमें का आगे बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने जो हमारे साथ अन्याय किया, राजस्थान के साथ अन्याय किया, विशेषकर बाड़मेर के साथ अन्याय किया। 90% केंद्र सरकार के तरफ पेयजल के संदर्भ में हर स्कीम की हिस्सेदारी होती थी, 90% की जगह केंद्र सरकार ने 45%। आज भी जब मैं बात कर रहा हूं, पहाड़ी इलाके के अंदर पहले रेगिस्तानी और पहाड़ी दोनों इलाके के अंदर 90% था, आज भी पहाड़ी इलाके के अंदर 90% केंद्र सरकार दे रही है। मैं तहे दिल से अशोक गहलोत जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी जो मंशा थी कि राजस्थान के अंदर ये पेयजल की स्कीम अगर 90% की जगह 45 कर देंगे तो राजस्थान के अंदर ये पीने के पानी की स्कीम आगे नहीं बढ़ेगी। ये आपका निर्णय था, वो स्कीम जो उनकी मंशा के विरोध के अंदर, विपरीत दिशा के अंदर आपने तमाम स्कीमें सैंक्शन कराई। कोरोना के वक्त के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो व्यवस्था थी और राजस्थान में वो व्यवस्था थी। आज के दिन में तहे दिल से अशोक गहलोत जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 1 सिलेंडर ऑक्सीजन की क्या उस समय कीमत थी, जिस परिवार और जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता थी वो जानते थे। अशोक गहलोत जी, बाड़मेर के अंदर एक दिन भी आपके ऑक्सीजन का प्रबंधन था, एक दिन भी हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी। जितनी आवश्यकता बाड़मेर के अंदर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की आवश्यकता थी, यह आपका प्रबंधन था, यह आपका सहयोग था। बाड़मेर जिले के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था शायद दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के अंदर से बाड़मेर जिले के अंदर रही। जब भी विपदा आपदा चली जाती है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कम करते हैं। हिमाराम जी चौधरी साहब ये बात कहते थे कि इतना काम करने के बाद में भी वोट क्यों नहीं? वोट इसलिए नहीं क्योंकि एक वो वर्ग है जो लगातार कुछ भी नहीं करता है, पर एक ही वाणी बोलता है, लगातार प्रचार प्रसार करता है, राजस्थान के विरोध में काम कर कर, बाड़मेर के विरोध में काम कर कर एक स्वर में बात करता है कि क्या काम हुआ, क्या काम हुआ। झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा करता है। और हम लोग 99% अच्छे काम के बाद में एक काम हमारा मन और मनसा के अनुरूप नहीं होता है, उसकी बात हम लोग कर देते हैं और हमारे विरोधी उस बात को बड़े तौर के ऊपर प्रचार और प्रसार करते हैं कि ये एक मांग नहीं मानी गई। इसके कारण जो कार्य हम लोग करते हैं
उसके अंदर जनता तक पहुंचने के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग वो दिशा नहीं दे सकते। बजट के संदर्भ में जो 3 वर्षों का बजट था, इस वर्ष के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आर्थिक तौर के ऊपर पूरा देश पीछे धकेला गया। किसी ने भी आकलन करने वाले ने यह आकलन नहीं किया कि राजस्थान को छोड़ो देश में कोई भी राज्य सरकार का इस तरह का बजट हो सकता है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी, आपको जो बजट आपने दिया वो कई वर्ग में कल्पना के परे था। सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद में उनकी पेंशन के संदर्भ में बहुत बड़ी संशय है, बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह था। किसी भी प्रकार का राजस्थान के अंदर पेंशन की योजना का आंदोलन नहीं हुआ, बड़े स्तर के ऊपर कोई भी मांग नहीं की, पर यही आपकी सोच, यही आपकी विचार और विचारधारा और दूरदर्शिता थी कि आपने ओल्ड पेंशन वापस लागू कर इस देश के अंदर, इस देश के संसाधन पर किसकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, उस सोच के कारण आपने यह निर्णय किया। यह सफर आगे बढ़ता जाएगा। आने वाले बजट के अंदर भी यह सफर आगे बढ़ता जाएगा, राजस्थान आगे बढ़ता जाएगा। मैं इस अवसर पर कोविड के अंदर काम करने वाले तमाम कर्मचारी, चाहे वो संविदा में क्यों नहीं लगे हुए, उन तमाम संविदा कर्मचारियों को और पीओ के माध्यम से जो आईएलएस सर्वे किया और जिला प्रशासन के तमाम कर्मचारियों के भी धन्यवाद नहीं देना चाहता, साधुवाद देना चाहता। यूटीपी में लगे हुए कर्मचारियों के संशय थी, उनको आगे कल ही आदेश हो गया है। सीएससी के संदर्भ में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बात करी, मुझे विश्वास है कि हर किसी के लिए अनुकूल फैसले हो रहे हैं। संविदा के संदर्भ में भी बहुत इंतजार हो रहा है और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है, जो विचार और विचारधारा अशोक गहलोत जी रखते हैं, आने वाले समय के अंदर जो तमाम संविदा के कर्मचारी हैं उनका इंतजार भी समाप्त होगा। शिक्षा का क्षेत्र, सड़क का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, राजस्थान के अंदर जो कृषि महाविद्यालय जो सीमित हुआ करता था, पिछले बजट के अंदर 22 और इस बजट के अंदर गुड़ामालानी और बाड़मेर, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपने कॉलेज का जो फैसला किया है, हर 10वीं स्कूल को 12वीं करना, पंचायत पुनर्गठन के अंदर भी जो बाड़मेर को आपने तोहफा दिया अशोक गहलोत जी, उसको मैं वापस याद करना चाहता हूं और आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। लोग ये सवाल उठा रहे थे कि पंचायत पुनर्गठन होगा या नहीं होगा, ये आपका निर्णय है। श्रेय लेने के लिए जरूर मैं कह सकता हूं कि मैं भी उस कमेटी का सदस्य था, पर इकलौता अगर इस निर्णय के पीछे जो ताकत थी उसका नाम अशोक गहलोत जी था और उसके कारण आज बाड़मेर जिले के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर पंचायत बनी। हर क्षेत्र के अंदर बाड़मेर आगे बन रहा है। मेरा तो आपसे यही निवेदन है बाड़मेर के नागरिकों, कि बाड़मेर किस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ाना है, यह अपने को तय करना है। क्या उन ताकत जो घृणा, नफरत और विवाद के माध्यम से बाड़मेर में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, या कांग्रेस के माध्यम से बाड़मेर के अंदर भाईचारा, बाड़मेर में विकास, बाड़मेर को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, निर्णय कर रही है, उस माध्यम से बाड़मेर को आगे बढ़ाना है। ये निर्णय बाड़मेर के जनता को करना है। अंत के अंदर में अब तमाम लोग जो हजारों की संख्या के अंदर मौजूद हो, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उत्साह और उमंग, चाहे सरकारी कर्मचारी, चाहे दूसरे वर्ग, उन सब में आप लोगों को है। आशा ही नहीं, विश्वास है, ये बाड़मेर आगे बढ़ेगा। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीश जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य में भागीदारी देते हुए
मैं जिला कोष कमेटी की तरफ से और आप सबकी तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेवाराम जी जैन साहब को राजस्थान गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया और आदरणीय मानवीर सिंह जी को सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अदब के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आप पधारे, आपको सुनने के लिए जनता आतुर। हमारे एआईसीसी के पंजाब के इंचार्ज हरीश चौधरी जी, वरिष्ठ नेता वन व पर्यावरण मंत्री आदरणीय हेमाराम चौधरी जी, अध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा आयोग और विधायक आपके लोकप्रिय मेवाराम जैन साहब, आदरणीय हमारे बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अमीन खान साहब, विधायक पचपदरा मदन प्रजापति जी, रूपाराम जी मेघवाल साहब, महेंद्र चौधरी जी जिला प्रमुख बाड़मेर, फतेह खान साहब जिला अध्यक्ष, गुरजोत जी सद्दू प्रदेश प्रभारी, अनेश्वरी महबूब खान साहब नेता प्रतिपक्ष, बालोतरा नगर परिषद पंकज प्रताप सिंह जी, गोपाराम जी मेघवाल साहब, सुनील परियार जी, मोटाराम जी पूर्व विधायक, समस्त प्रधानगण, लक्ष्मण सिंह जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं बैठे हुए, दाराराम जी सेवादल अध्यक्ष, राजेंद्र चौधरी जी एनएसयू के अध्यक्ष, और बड़ी संख्या में आप पधारे हुए हो, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों। सारी बातें आपको विस्तार से बताई और आप सब लोग, बाड़मेर की जनता बहुत समझदार है, क्या फैसले सरकार कर रही है, टीवी में, रेडियो में और अखबारों में आप लोग हमेशा देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो अभी हेमाराम जी ने, अमीन साहब ने, हरीश जी ने, मेवाराम जी ने, मदन जी ने जो बातें आपको कही है, उन बातों को मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि बजट को लेके पहली बार मैं देख रहा हूँ प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि बजट को लेके उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं बात के अंदर, पहली बार देख रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैंने प्रयास किया। पिछला बजट भी बहुत शानदार था, उनकी तारीफ लोग कर रहे थे। पिछला बजट तो शानदार इसलिए भी था कि कोरोना के अंदर विश्वास नहीं था लोगों को कि बजट पे ढंग से हो पाएगा, पक्ष को विपक्ष को विधानसभा के अंदर। और जब बजट मैंने पेश किया तो हमारे विपक्ष के साथी भी चकित रह गए, ये क्या हो गया। हमें उम्मीद नहीं थी कि बहुत भयंकर लॉकडाउन लग गया, लोग घरों में बंद थे, रेवेन्यू कम हो गई सरकार की, तो बजट पेश क्या होगा। फिर आप सबके आशीर्वाद से जो वित्तीय प्रबंधन हमने किया, उसके कारण से हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। उस वक्त भी 123 कॉलेज मैंने खोली, 33 महिलाओं की कॉलेज थी उसके अंदर, सड़कें सबको दी, 5 करोड़ की एक एमएलए को दी, 3 सड़कें मैंने खुद ने सर्वे कराई हर जिले की, पानी की योजना बनाई, बिजली के लिए हमने 1.5 लाख कनेक्शन दे चुके थे हम लोग, और भी कई बातें करी। शिक्षा में, स्वास्थ्य में हमने 5 लाख का बीमा कर दिया उस वक्त में। इस प्रकार से दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री राजस्थान आज सिरमौर है देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अब जो मैंने किया है, हमारी सरकार ने किया है, 5 लाख से 10 लाख तक का इलाज फ्री, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सरकारी अस्पताल में आईपीडी, ओपीडी जो भर्ती होते उनके लिए और भर्ती नहीं होते उनके लिए भी पूरा इलाज अब फ्री रहेगा आपके लिए। ये पूरे राजस्थान में लागू हो गया है। आपको जान के खुशी होगी कि विपक्ष वाले कहते हैं कि बजट तो बहुत शानदार आ गया, पर लागू कैसे होगा, लागू कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा।
तो मैंने असेंबली में कहा गुलाब चंद कटारिया जी को, राजेंद्र राठौड़ साहब को, तमाम विपक्ष के नेताओं को कि भाई कम से कम ये चिंता तो मुझे करने दो, आप चिंता क्यों कर रहे हो? बजट मैंने पेश किया है, मुझे लागू करना है, आप कह रहे हो कि पैसे कहाँ जाएगा, लागू कैसे होगा, ये चिंता मुझे करने दो, आप चिंता मत करो, लागू होके रहेगा ये। और आप देख रहे हो, आपको जान के पसंद होगी कि 19 तो बड़ी योजना है जिसमें चिरंजीव भी है, टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दे दिया हमने, बड़ा फैसला है ये। टूरिज्म का उद्योग का दर्जा, मैं केंद्र मंत्री था इंदिरा गांधी के साथ में, तब से मांग कब कर रहे हैं, 35-36 साल हो गए, पहली बार हमने इसको मेरी कलम से लिखा हुआ था ये टूरिज्म को उद्योग का दर्जा देना। पूरे राजस्थान में टूरिज्म इंडस्ट्री वाले बहुत खुश हैं, होटल वाले खुश हैं, टूर ऑपरेटर खुश हैं, कोई सोच ही नहीं सकता। अब हमारे यहाँ विदेश से और देश से इतने टूरिस्ट आएंगे और ज्यादा आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत बड़ा फैसला हुआ। 19 तो बड़ा फैसला लागू हो गया अभी तक। अभी जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, बजट, इस बजट के 1 अप्रैल को जो कल गया है, तब तक मैंने 210 बजट घोषणाएं तो मैंने स्वीकृति दे दी है, उसमें 19 बड़ी योजनाएं हैं। कहने का मतलब है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आम जनता को, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, कि आप चिंता मत करना। इस बजट को मैंने, बजट चलते हुए मैंने पूरे सेक्रेटरी मीटिंग ले ली है, काम बांट दिया है और पाबंद कर दिया है। हर एक को, डिपार्टमेंट को इसको लागू करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। गांव गांव में, पंचायत समितियों में, पंचायतों में जो लोग फैसले किए हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत तारीफ के काबिल है। अभी मैं देख रहा था अभी मैं हमारा जो पूछ रहा था इसी स्कीम का नाम, जल जीवन, हमारा क्या नाम बताया आपने? जनता दल योजना। बात छोटी सी थी, जनता दल योजना से सब परेशान थे, बिल भर नहीं पा रहे थे, बिजली का, हैंडपंप, ट्यूबवेल सब बंद पड़े रहते थे। एक झटके मैंने आपकी भावना समझ करके जनता दल योजना को पीएचडी को सुपुर्द कर दिया। सबसे अधिक खुश हुए, असेंबली में ताली बजी तो इस योजना को लेकर बजी कि अब गाँव में कम से कम पानी की हमें सुविधा मिलेगी। एक एक चीज जो जनता ने मुझे कहा, आप लोगों ने कहा, हर वर्ग से मैंने बातचीत करी, वीडियो से, एनजीओ से बात करी, उद्यमी से बात करी, किसानों से बात करी, कर्मचारियों से बात करी। जो जो मैंने देखा प्रदेश में क्या जनता की भावना, उसके अनुसार हमने बजट पेश किया है। और ये कर्मचारी वाली स्कीम जो है, ये कोई कर्मचारी खुश करने के लिए नहीं कहा मैंने किया, ये मैंने किया है मानवीय दृष्टिकोण से किया है। आप समझने की कोशिश करें। मैं तो चाहता हूं हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिले, इंसान को। आज हम 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं। 76 साल हो गए आजादी को। विकसित दुनिया के राष्ट्र के अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, वहां पर हर इंसान को वीकली पैसा मिलता है जिंदा रहने के लिए, जीवन पालने के लिए। उन्हें कहते हैं सामाजिक सुरक्षा करते। आज हम बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाते हैं, ये बन रही है आपकी रिफाइनरी बन रही है, मशीनें से बन रही है, खाली मजदूर करता है तब जाके बनती वो मजदूर जो बूढ़ा हो जाता है, उसका सही काम नहीं करता है, तो वो भूखा मरेगा क्या? सरकार की ड्यूटी को जिंदा रखने के लिए पूरा उसको पेंशन का प्रबंध करें, ढंग से करें। हम अभी 90 लाख लोगों में पेंशन दे रहा हूं राजस्थान के अंदर, वो नाकाफी है। वो हर व्यक्ति को आराम से जिंदगी बसर कर सके, ये पूरे हिंदुस्तान की सोच होनी चाहिए, सरकार की सोच होनी चाहिए, क्योंकि आदमी को, इंसान को सोशल सिक्योरिटी मिले। यही बात सोच करके हम लोगों ने कर्मचारी के लिए, एक कर्मचारी 35 साल 38 साल काम करता है, पहली पेंशन थी, बहुत शानदार थी वो,
रिटायरमेंट के बाद में आराम से उसको पेंशन मिलती थी, डीएसआर जुड़ता रहता था उसका अंदर, उसको सिक्योरिटी थी, बुढ़ापे के अंदर मेरे को तकलीफ नहीं आएगी। पर जो नई पेंशन योजना आई उसमें वो पैसा जमा करवाए कटौती होने लगी, कर्मचारी की भी सरकार भी उसमें कटौती करवा रही है, और 35-40 साल के बाद में वो पैसा जमा हो रहा है शेयर मार्केट के अंदर। आप कल्पना करो, शेयर मार्केट में भाव ऊंचे नीचे होते रहते हैं, कई कंपनी डूब जाती है, उस पर तय होगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो पूरा देश का कर्मचारी वर्ग आज दुखी है, चिंतित है, पता नहीं हमारे बुढ़ापे के अंदर क्या होगा। मुझसे मांग नहीं करी राजस्थान के कर्मचारियों ने, ना ज्ञापन दिया मुझे, वो एकादा दिया होगा भूल चूक से, बिना मांगे हुए मैंने खुद ने वित्त विभाग से बात करके मानवीय दृष्टिकोण ने फैसला किया मैंने कि इसमें हमें पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। और पूरे देश में उसका स्वागत हुआ। पूरे मुल्क में कर्मचारी मांग करे सरकारों से, छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की है, उसने उसको लागू भी कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है, सरकार में बैठे लोगों को हर चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे हमारी आम जनता को कैसे हम लोग राहत दें, किस प्रकार से शासन करें। गुड गवर्नेंस की बात तो करता है कि अच्छा शासन मिलना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता, मनन करना पड़ता, फिर फैसले करने पड़ते हैं। अभी हरीश चौधरी जी कह रहे थे, पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, जब सोनिया जी भी आई थी, राहुल गांधी भी आए थे, और हम लोगों ने जो इंदिरा गांधी के नारे पानी मोहनगढ़ से पहली बार हमने खुद ने घोषणा करी उसको, बाद में सरकार बदल जाती है तो पता नहीं क्या है, सरकार बदलते ही पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, हमारी योजनाओं को बंद कर देते हैं। अभी हरीश जी कह रहे 2-3 योजना बंद भी कर दी। मैं कभी बंद नहीं करता हूं। रिफाइनरी बंद कर दी, पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा, और भागीदारी 26% क्यों? और इनको पूछो, हिंदुस्तान में भागीदारी राज्यों में कहीं होती नहीं है, हम ही नहीं ले रहे थे। हमें तो जबरदस्ती कहा गया कि अगर आप लोगे तो ही हम रिफाइनरी लगा पाएंगे। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो एक सब्सिडी होती है, उसको काम दिया हुआ था, उसने कहा तभी रिफाइनरी लग पाएगी, तब 26% भागीदारी स्टेट की होगी, वरना हिंदुस्तान में कई रिफाइनरी में राज्य सरकार में भागीदारी नहीं है। कौन समझा उन लोगों को? 5 साल बर्बाद कर दिए। आज वो रिफाइनरी जो 37,000 करोड़ की थी, 40 के आसपास हो गई। आज अभी तक तो ये SPCL वाले बोल नहीं रहे हैं, अब मालूम पड़ेगा आपको, वो रिफाइनरी 74,000 करोड़ की होने जा रही, 74,000 करोड़ की। जितना डिले होगा उतना भाव बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी, वो भुगतना पड़ेगा भारत सरकार के SPCL को भी, राजस्थान सरकार को भी। इसलिए मैं कभी काम बंद नहीं करता हूं। एक शानदार रिफाइनरी लग रही है आपके, तेल निकल गया, गैस निकल गया, पूरा कायाकल्प हो गया बाड़मेर का। पहले अधिकारी आना नहीं चाहते थे, अब बाड़मेर में कौन नहीं आना चाहता, बता दीजिए आप। तो रात दिन का फर्क पड़ गया। आपके जिला मुख्यालय में मेवाराम जैन साहब तो लड़ के धमकी देकर के काम करवाते हैं, अस्पताल बना दो, बेड बढ़ा दो, पता नहीं क्या क्या मांग करते रहते, नहीं करें तो रूठ जाते हैं, इनको मनाना पड़ता वापस। अभी एक दिन और रूठ गए थे, मुझे कुछ नहीं मिला, पता नहीं कुछ नहीं मिला, सबको मिला, इनको भी मिला कि कुछ नहीं मिला। घर आके बैठ गए, अरे मैंने कहा कुछ नहीं मिला तो और दे देंगे आपको यार, आप तो रूठ दो मत कम से कम। तब जाकर ये प्रोग्राम रखा, ये वरना रूठे हुए रहते अभी। तो कहने का मतलब है कि आप निश्चिंत रहो, पानी की योजना हो। अभी जोधपुर का 3rd फेज पानी का, इंदिरा गांधी कैनाल का, उसको मैंने मंजूर कर दिया था। फिर जापान, फिर फ्रांस, सहयोग नहीं मिल पाया वहां से, तो मैंने खुद ने स्टेट के बजट से मैंने मंजूर किया। उसमें 211 गांव बाड़मेर के भी है, आपके बलौदा के आसपास के, उनको लाभ मिलेगा। बाकी योजना आपकी है, उसको हम पूरी करेंगे। जल जीवन मिशन भी आ गया है। अब मीडिया क्योंकि साथ में मोदी जी के दबाव में है, एक तरफ खबर देता है,
जल जीवन मिशन में आधा पैसा हम दे रहे हैं, आधा पैसा सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। जबकि राजस्थान को उनको देना चाहिए 90% पैसा देना चाहिए केंद्र को। आज तक देते आए हैं। पानी के अंदर राजस्थान जैसे प्रदेश को जहां सूखा पड़ता रहता सदियों से, गांव की दूरियां आप जानते हो, बाड़मेर वाले लोगों, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, एक गांव दूसरे गांव की दूरियां 20-20 किलोमीटर होती है। ढाणी और दूर दूर होती है। यूपी में एक गांव खत्म हुआ नहीं, दूसरा गांव शुरू हुआ नहीं। वहां पानी पहुंचाना हो तो कोई दिक्कत नहीं दूसरे गांव में। हमारे एक गांव में दूसरे गांव पानी पहुंचाना हो तो लंबी तो पाइपलाइन बिछती है, बिजली के तार खींचते हैं, सड़कें लंबी बनानी पड़ती है, कितनी कॉस्ट बड़ी आती है। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं, भारत सरकार से, आप राजस्थान को विशेष दर्जा दो जिससे कि हमें 90% राहत मिले, केंद्र से मिले। नहीं दे रहे वो लोग। पूरी राजस्थान की योजना है बहुत बड़ी, 40,000 करोड़ की, 13 जिले की है वो। हम कहते हैं कि राष्ट्रीय योजना शुरू घोषित करो। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने वादा किया जयपुर में और अजमेर के अंदर, नहीं कर रहे वो। 16 योजनाएं राजस्थान की देश की 16 योजनाएं, राष्ट्रीय परियोजनाएं, पूरा पैसा भारत सरकार खर्च कर रही है। इसके लिए उन्होंने परवाह नहीं करे। जल शक्ति मंत्री जोधपुर के हैं, या तो उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं होती उनकी, या वो खुद इंटरेस्ट ले नहीं रहे होंगे। क्या कारण है कि एक मंत्री राजस्थान में होकर के एक परियोजना 13 जिले की है वो, जहां पानी का बहुत बड़ा संकट है हमारी तरह, उस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में नाकामयाब है। ये एक रहस्य बना हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमारी सरकार, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, 30 बार बनाया मुख्यमंत्री। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अकाल सूखे में आपके यहाँ बचपन से घूमता रहा हूँ। 50 साल मुझे हो गए हैं। एक बार मलेरिया लोग मर रहे थे, हरीश चौधरी जो मालूम है। मैं बाड़मेर के, जैसलमेर के गांव गांव में गया हूँ उस जमाने के अंदर। बैल गाड़ी से आते थे मरीज अस्पताल के अंदर मलेरिया का इलाज करवाने के लिए, खून टेस्ट करवाने के लिए। इतना भारी प्रकोप हो गया था इस जमाने के अंदर, जब भैरव सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री, और सरकार की नींद खुलने नहीं थी उस वक्त में। परसा मरियाना जी थे, हमारे पीसी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मांग करी, कोई परवाह नहीं कर रहा था। बीबीसी ने रेडियो बोला, बीबीसी का, कि राजस्थान में मलेरिया का बहुत बड़ा प्रकोप है, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। तब जाके नींद खुली थी सरकार की। तभी मैं घुमाऊं गांव गांव में आपके। इसलिए मैं जानता हूं अकाल सूखे में आप बहुत भुगत चुके हो। आज नरेगा आया है, शिक्षा का अधिकार दिया सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह जी ने। अभी हेमाराम जी कह रहे थे नरेगा के बाद में अब अकाल में वो चिंता नहीं रहती है। पहले काम मांगने के लिए नेताओं के आगे भी नहीं फिरना पड़ता था। काम खुलना चाहिए, चारा के प्रबंध होना चाहिए। अब 100 दिन का रोजगार कानून बनाए, गारंटी मिल गई है देशवासियों को। इसलिए आज कोरोना के वक्त में हमारे लोग जिंदा रह गए बेचारे, न पता नहीं क्या होता। वो नरेगा वो है, शानदार योजना है। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, हम 1 रुपए किलो गेहूं दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। शिक्षा का अधिकार, बच्चे स्कूल में जाते थे, अंग्रेजी स्कूलों में बहुत पैसा लगता था। हमने खुद ने स्कूल खोलना शुरू कर दिया अंग्रेजी। आज इतनी भीड़ बढ़ रही बच्चों की, मुझे खुशी है। कल मैं जोधपुर शहर में था, गांव की बातें छोड़ो, वही मांग बहुत भयंकर है। अंग्रेजी का जमाना आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज अंग्रेजी है। हिंदी तो मैं सीखनी पड़ेगी। साथ में बच्चे अगर अंग्रेजी पढ़ लिख जाएंगे तो आज मोबाइल फोन सबके हाथ में है, दुनिया मुट्ठी में है, पूरा ज्ञान करोड़ों अरबों उसमें पेज है, जितना चाहो देख लो उसके अंदर, दुनिया का ज्ञान आपके मुट्ठी में है। तो आप सोच सकते हो कि आज अंग्रेजी की स्कूल हमने खोलना शुरू कर दिया है राजस्थान के अंदर। आने वाले 5, 10, 15 साल बाद देखेंगे हिंदुस्तान में राजस्थान के बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, बातचीत करेंगे, लिखेंगे, पढ़े लिखेंगे, उनकी तनख्वाह पता नहीं कितने लाख होगी, कोई सोच नहीं सकता। हर चीज हम सोच समझ के कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई कमी रख नहीं रहे हम लोग। मोबाइल फोन दे रहे हैं हम लोग 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को
1,33,00,000 महिलाओं को मोबाइल फोन मिलेगा। ये महिलाएं बैठी हुई है जो है जिनको चिरंजीवी योजना का कार्ड बना, उसमें महिलाओं का ही मुखिया, उसके नाम महिला का नाम है उसके अंदर, पूरे परिवार के मुखिया के रूप में। उन सबको मोबाइल फोन के माध्यम से, वो स्मार्टफोन होगा, इंटरनेट होगा उसके अंदर, 3 साल तक आराम से वो अपने कोई शिकायत है घर की, मोहल्ले की कोई शिकायत है तो वो 181 में बात कर सकती है, शिकायत लिखा सकती है। तो हम चारों ओर से हम चाहते हैं कि इस प्रकार से आम जनता का भला हो, चाहे पानी की स्कीम हो, बिजली के अंदर आपको मालूम है मैंने 9 साल की पेंडेंसी है अभी तक कुएं में बिजली कनेक्शन देने की, 9 साल की। पिछले साल मैंने 1.5 लाख कनेक्शन दिए, अब मैंने घोषणा कर दी है 9 साल की सबकी पेंडेंसी 3-4 लाख की जो भी है, अगले 2 साल में सबको कनेक्शन दे दिए जाएंगे, भी मैंने घोषणा कर दी है। दिन को बिजली मिलेगी, रात की बजाय किसान तकलीफ नहीं पाए। तो पानी में, बिजली में, शिक्षा में कॉलेज भी खोल रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज भी, और कृषि कॉलेज आपके बायतों में खोल रही है, बाड़मेर में खोल रही है। जहां मुझसे मांगा गया मैंने सब कुछ देने का प्रयास किया है। शिक्षा में बहुत आगे बढ़ गए राजस्थान वाले, IIT, IIM, IIIT, एम्स जोधपुर के अंदर आ गया, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी आ गई, जाल बिछ गया राजस्थान के अंदर शिक्षा का भी। बच्चे समझते इन बातों को, इनको पढ़ना है, कैरियर बनाना उनको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सड़कें शानदार बन रही राजस्थान के अंदर, हमारी टॉप प्रायोरिटी में सड़कें हैं। सड़कों में विकास बहुत तेज गति से होता है। आपके नेशनल हाईवे जा रहे हैं, उसका अलग लाभ मिलेगा। कोई तकलीफ भी आएगी आपको, चोरियां, डकैती, कई बाहर के लोग आगे करते हैं, उनको आसानी हो गई है। उनके में रोक लगानी पड़ेगी, उनके लिए कैमरे लगाने पड़ेंगे, कई सुविधाएं करनी पड़ेगी हमें। वो हमारे दिमाग के अंदर है, हम मीटिंग में बात करते रहते हैं। इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी में हम लोग पीछे नहीं हैं देश के अंदर। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। बहुत सारी हमने घोषणाएं कर दी है और उसी ढंग से आने वाले वक्त के अंदर हम लोग और आगे, अभी हेमाराम जी चौधरी ने कह दिया अगला बजट इससे ही शानदार होगा। अब बताइए, आप सब मांगे पूरी कर दी हेमाराम जी। अब कौन सा मांग आप बताओ मुझे, कौन कौन सा मैं लेके आऊँ अगली बार? वो बजट शानदार दिखे हमें सबको, वोट बदलेंगे लोग बाग। तो हेमाराम ने कहा था अगला बजट शानदार होगा, और वो तो स्कीम आई नहीं। तो जो मुझे आप बताओगे अभी से ही, उसको मैं अभी से तैयारी करता हूँ, जिससे कि 1 साल के अंदर अंदर जैसे हेमाराम जी ने कहा उस ढंग से हम लोग तैयारी करेंगे अगले बजट के अंदर, वो भी आपको स्वीकृति मिले, लगे आपको हमारी मांगों को पूरी कर दे सरकार ने। अब बात रही हमारे जो कर्मचारी जो है, हमने 1 लाख कर्मचारियों को नौकरी दे दी। 1 लाख कर्मचारियों की नौकरी चल रही है। 1 लाख की मैंने और घोषणा कर दी है। 3 लाख आज तक कभी नहीं मिली है। हमारे जो कोविड के अंदर जो काम करने वाले बच्चे हैं, जिनको हमने कोविड में, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट लगाया हो, चाहे और कोई पद पे लगाया हो, हमने तय किया है उनका ध्यान रखेंगे। हमने जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट में जो लेबर हैं, लेबर क्या जो कर्मचारी है संविदा पर, उनके लिए राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर है जिनको हमने अलग से कैडर बनाया। उनका सुनिए, आप इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, उनके लिए हमने कैडर बनाया है अलग से। हिंदुस्तान में राजस्थान वो राज्य है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए हैं, अलग संविदा वालों का कैडर बन गया है, जैसे कि आने वाले वक्त में जब परमानेंट कहीं नौबत आएगी तो तकलीफ नहीं आवे और पेश के ढंग से मिल सके। उसी ढंग से हम लोगों ने जो ठेकेदारी प्रथा में लगे हुए लोग हैं, ठेकेदार की प्रथा में सरकार कुछ नहीं करते ये आज तक, कि वो ठेकेदार के लोग हैं, वो तो गवर्नमेंट में है नहीं। हमने कहा है कि नहीं, आने वाले वक्त में जो बढ़ते निकलेगी उसमें जैसे संविदा कर्मियों को 10, 20, 30% मिलता है, बोनस रंग मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम जीते हुए हैं, उसी ढंग से हम लोग चाहेंगे
ठेकेदार प्रथा में लगे, बेचारा गरीब आदमी है, कहीं लग गया है ठेकेदार के माध्यम से, उसको भी 10, 20, 30% नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, बोनस मिलेगा, ये हमने व्यवस्था कर दी है। नंबर 3, जो हमारे ये कोविड में काम करने वाले लोग हैं, कल उनका कार्यकाल परसों खत्म हो गया था। कल मुझे जोधपुर में मिले थे, अभी हरीश जी और सब हमारे नेता बैठे हैं, सब उनकी पैरवी कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगा, उसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए। कल मैंने एक ट्वीट भी किया था कि अगर हमने फॉर्मेलिटी नहीं करी और ये लगे रहे तो 10-15 साल के बाद तक ये ज्ञापन देती फिरेंगे, ये कोई पक्का नहीं करेगा। हम चाहते हैं इनको इस रूप में सम्मिलित करें वापिस, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने कोविड में हमारा साथ दिया है, हमारी ड्यूटी है उनका वापस साथ दें, आप निश्चिंत रहो, कोई गवर्निंग की बात नहीं है। परंतु प्रोसेस करेंगे, SC, ST, OBC का जो आरक्षण होता है MBC का, अगर उसको लागू हमने नहीं किया तो बाद में ही फिरते रहेंगे, इनको कोई पक्का नहीं करने वाला होगा। हम चाहते हैं कि इन तमाम सर्विसेज के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, संविदा कर्मी हैं, उनका प्रोसेस हुआ है, उनको आराम है, आज नहीं तो कल वो पक्के होंगे। मैं चाहूंगा इनको भी हम लोग इस रूप में पुनः भर्ती करें, किस रूप में करें। मैंने अधिकारियों को कहा कि रास्ता निकालो आप लोग, बजट मैंने घोषणा भी करी है कोई रास्ता निकालने के लिए कि उस प्रोसेस को करके लगाएंगे इनको, तब तो इनको आने वाले वक्त में जब पूरी फॉर्मेलिटी पहले हो चुकी होगी तो नौकरी पक्के लगने में तकलीफ नहीं आएगी। ये मेरा निवेदन है। वरना अभी जैसे हमारे शिक्षा कर्मी और लोग जुम्बी पता नहीं 25-25 साल वाले पहले लोग हैं, 2018 के लोग बैठे हैं, 2013 के लोग घूम रहे हैं, ज्ञापन देते फिर रहे हैं। हम चाहते हैं उनके मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप निश्चिंत रहो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से लोगों का, नौजवानों को रोजगार की बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। आज महंगाई बहुत भयंकर है, महंगाई को लेकर के आज आपने मीटिंग बुलाई है। महंगाई की बात तो महिलाएं जानती है कि महंगाई की मार कितनी होती है, और मेरे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं महंगाई के बारे में। हरीश जी ने बताया भी आप किस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। 16 लाख करोड़ रुपए जो है, 16 लाख या 26 लाख, 16 लाख करोड़ रुपए, मेरे ख्याल से 16 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए इन्होंने। अरे जब यूपीए गवर्नमेंट थी 112-15 पहुंच गया डॉलर प्रति बैरल, तभी 70 रुपये आगे नहीं बढ़ने दिया। सब्सिडी दी सरकार ने कंपनियों को, सब्सिडी दी इसलिए नहीं बढ़ा। अब सरकार सब्सिडी खत्म कर रही है, खत्म कर दी, भाव कंपनी बढ़ाती जा रही रोज के रोज। चुनाव 5 राज्यों में थे, दुनिया कह रही थी कि देखना आप, ये मोदी जी ने, अमित शाह जी ने रोक रखा है, अभी मत बढ़ाओ प्राइस। जैसे चुनाव खत्म होंगे और प्राइस बढ़ जाएंगे। आप देख रहे हो पिछले 7 दिन से प्राइस बढ़ रही है, और जितनी प्राइस बढ़ती है उसी ढंग से आपकी महंगाई बढ़ती जाती है। देश के अंदर भयंकर महंगाई की मार है, बहुत लोग दुखी हैं, चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया है, और नौजवानों को नौकरियों की तलाश है। हर व्यक्ति चाहे मुझे सरकारी नौकरी मिले, वो संभव ही नहीं होती है। आज रिफाइनरी आ रही है, वहां हमारा प्रयास है। हिमाराम जी ने कहा वो हम लोग बातचीत करें किस प्रकार से यहाँ स्थानीय लोगों को काम मिले, उसकी बात भी हम करेंगे। रिफाइनरी आने के बाद में रिफाइनरी से बहुत कम लोग लगेंगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी बदल गई है, पर जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है करीब 350 स्क्वायर किलोमीटर में, वहां पर जो हजारों इकाई लगेगी, उसमें हमारे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, वो खुद अपना उद्यम लगा सकते हैं। बहुत शानदार काम होगा। अगले 5-10 सालों के अंदर आप देखेंगे पूरा कायाकल्प हो गया है। केन का अलग फायदा मिला है तेल निकलने से, रिफाइनरी का फायदा मिलेगा, और वो जो फायदा मिलेगा आपको पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से हजारों इकाई लगेगी, उसकी कल्पना नहीं हम कर सकते हैं। इसलिए बाड़मेर का भविष्य, बाड़मेर वासियों का भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी, यही बात करता मैं आपका आभारी हूँ। आप लोग बैठे रहे, थोड़ा लेट हो गए हम लोग, तब भी आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है, आपका स्नेह है, आपका विश्वास है
आप सुनने के लिए आपने इंतजार किया, खोटी हो गए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सभी विराजर है 2 मिनट। 51 किलो की माला के द्वारा युवा कार्यकर्ता आपका स्वागत करेंगे। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबके लिए खाना बना रखा है आदरणीय मेवाराम जी की तरफ से। मंच के बाईं तरफ और आपके दाएं तरफ सभी लोग खाना खा के जाए। मैं मंच के माध्यम से सभा में बाद में पधारे माननीय मंत्री साधु मोहन जी का, माननीय मंत्री और प्रभारी यहाँ के सुखराम जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 51 किलो की माला के साथ युवा कार्यकर्ता आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आप सब लोग खाना खा के जाएं। सभी कार्यकर्ताओं ने ये प्रोग्राम सफल करने में योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, यहाँ पधारे अन्य मेहमानों का, सभी एमएलए का, सभी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी कार्यकर्ताओं के लिए खाने की व्यवस्था रखी गई है। मंच के लेफ्ट साइड में सभी कार्यकर्ता भोजन का लाभ लेकर पधारें।